नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट पेपर 1 में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न होते हैं। इस 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न जो होते हैं वो पर्यावरण अध्ययन के होते हैं, जो कि एनसीईआरटी की कक्षा 3, 4, 5 की पुस्तकों से पूछे जाते हैं। यदि हम इन पुस्तकों का अध्ययन कर ले, इसके ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम देख लिया जाए तो आसानी से 15 नंबर हमारे हो जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन, जो कि एनसीईआरटी की कक्षा 3, 4, 5 का पढ़ना है। ठीक है, उसमें हम लोग एक एक पाठ करके अगर पढ़ेंगे तो आसानी से इस प्रश्न का हम लोग हल कर सकते हैं। तो ये पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 सीटेट जो पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए होती है उसके लिए है। तो पहला पाठ इसमें दिया हुआ है डाल डाल पर ताल ताल पर। ये कक्षा 3 की है। इसके बाद कक्षा 4 की आएगी, उसके बाद कक्षा हम 5 के करेंगे। तो पहला पाठ जो है डाल डाल पर ताल ताल पर, यानी पाठ का नाम हुआ। यह पाठ में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स निकल कर आते हैं उस चीज को हम लोग देखेंगे। यानी कि कीड़े पक्षी स्तनधारी के लिए, कीड़े मकोड़े हो गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी के लिए किताब में जानवर शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि छोटे छोटे बालक जो होते हैं उनको यदि अलग अलग करके बताया जाए कि ये कीड़े हैं, ये मकोड़े हैं, या फिर कह सकते ये स्तनधारी हैं, तो वो नहीं उतना समझ पाएंगे। तो इसलिए उन बच्चों को समझने के लिए किताब में जानवर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जानवर शब्द का प्रयोग किया गया है। पूछा जा सकता है जानवर के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि को देखना या फिर नकल करना बच्चों को काफी रोचक लगता है, बच्चों को काफी अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चों को अगर देखा जाए तो वो पेड़ पौधे और जानवरों से काफी नजदीक रहते हैं, काफी उनको अच्छा लगता है। उनकी आवाज, उनका रंग, रूप, चाल, हर प्रकार का जो उनका गतिविधियां होती है वह बच्चों को काफी अच्छे लगते हैं। इसमें आगे बात करेंगे पंचतंत्र की एक कहानी है, यानी कि खरगोश एवं कछुआ। ये पूछा जा सकता है कि खरगोश एवं कछुआ के द्वारा किसके द्वारा ये रचित कहानी है। तो पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है, ये पंचतंत्र है। ठीक है, उसी का एक भाग है खरगोश एवं कछुआ। ये बच्चों को काफी प्रेरित करता है। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां जैसे कि अंगुलियां और अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बनाना काफी अच्छा लगता है। छोटे छोटे बालक को अगर देखिएगा तो अपने अंगूठे पर या फिर अंगुलियों पर रंग लगाकर इस प्रकार से वो चित्र बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे करके विभिन्न प्रकार के चित्र बनाया जा सकता है। ये बच्चों को सृजनात्मक कौशल में बढ़ोतरी करने के लिए काफी सहायक होता है। शिक्षकों को ऐसा करवाना चाहिए कक्षा में। जिग्सा, ये पूछा जाता है हमेशा प्रश्न, ये जिग्सा क्या है। जिग्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जो उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। यानी कि एक चित्र होता है, वह चित्र क्या होता है ना कि अलग अलग उसका भाग होता है। वह भाग कह सकते हैं कि सही तरीके से सुव्यवस्थित अलग अलग होता है। तो बच्चों क्या करते हैं कि बच्चे अपने दिमाग लगाकर उस चित्र को सही चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। ये एक प्रकार का खेल है जो बच्चों को कक्षा में कराया जाता है। यही आपका जिग्सा है। तो जिग्सा क्या है कि चित्र के ऐसे टुकड़े जो कि उसको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इससे बालक का जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है काफी अच्छा होने लगता है। तो ये पाठ 1 का था। अब हम लोग देखेंगे पाठ 2। पाठ 2 का नाम जो होगा पौधों की परी। यह पौधों की परी क्या है, यहाँ पे इस चैप्टर में देखिएगा तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि खेल खेलते हैं, पौधों की परी के नाम से खेल खेलते हैं। वहां पे पहले 2 खेल का नाम बता दिया गया, छुपन छुपाई और अंताक्षरी। ये दोनों एक खेल का नाम है, छुपन छुपाई और अंताक्षरी। यहाँ पे पौधे की परी जिस चीज का नाम लेगी उसे छूना है। क्योंकि वहां पे क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे हैं, वह बहुत बच्चे एक पौधे की परी खेल खेलते हैं। पौधे की परी यानी कि एक लड़की का नाम रख दिया गया कि वो लड़की जो है पौधों की परी है, और वह लड़की जिस वस्तु का नाम लेगी अन्य बालक या बालिकाएं हैं उस चीज को छुएंगे। जैसे कि मान लीजिएगा बोलेगा कि पेड़ पौधे को छुओ, तो सभी बच्चे जाकर अलग अलग पेड़ पौधे को छुएंगे। तो वही है पौधों की परी। इससे क्या होता है कि बच्चों को पेड़ पौधों से संबंधित विविधता की जानकारी होती है कि अलग अलग पेड़ पौधे की क्या क्या विशेषताएं होती है, किस प्रकार से उसको छूते हैं तो क्या महसूस होता है। ये अलग अलग विविधता जानने को उनको मिलता है, ये पौधों की परी से। इसी में आगे बढ़ते विजेंद्र पाल सिसोदिया द्वारा पत्ते कविता, यानी कि इस चैप्टर में एक कविता है, ये पत्ते नाम का एक कविता है। यह कविता के लेखक कौन है? यह कविता के लेखक आपका विजेंद्र पाल सिसोदिया हैं। विजेंद्र पाल सिसोदिया के द्वारा पत्ते कविता का लेखन किया गया है, पत्ते कविता उनके द्वारा रचित किया गया है।
अब है आगे कि मसलने पर महकने वाले पौधे, पत्ते, यानी कि कुछ ऐसे पत्ते जो होते हैं यदि हम उस पत्ते को अगर हम मसले तो मसलने के बाद उसमें से महक निकलती है। और यह जो होती है महकने वाले पौधे, मसलने पर महकने वाले पौधे में देखेंगे पत्ते में आम, नीम, नींबू, उसके बाद तुलसी, पुदीना। आम, नीम, नींबू, तुलसी, पुदीना ये मसलने पर महकने वाले पत्ते होते हैं। आगे इसमें कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर जो कि इंदौर के रहने वाले थे, ठीक है, इंदौर के रहने वाले थे, ये पत्तों से संबंधित विभिन्न प्रकार के आकृतियां बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाते हैं। ये आपका नाम दिया हुआ है मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर। ये पूछा जा सकता है विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले थे, इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये आपका पाठ 2 में है। अब हम लोग देखेंगे पाठ 3। पाठ 3 का नाम हो गया आपका पानी रे पानी। यह है पानी रे पानी, ये पाठ का नाम हो गया पानी रे पानी। और इस पानी कविता है। इस पानी कविता के लेखक कौन है? इस पानी कविता के लेखक श्री प्रसाद, श्री प्रसाद के द्वारा यह कविता लिखा गया है। और इस कविता के माध्यम से पानी के बारे में बताया गया बच्चों को कि पानी का स्रोत क्या क्या होता है, पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो यह पानी के स्रोत देखेंगे यहाँ पे झील, नहर, कुआं, तालाब, नदी, सागर, नल, पानी का स्रोत है। बच्चों को बताना है कि पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। अगला पाठ है आपका पाठ 4। यहाँ पे पाठ 4 में पाठ का नाम हो गया हमारा पहला स्कूल। यानी कि हमारा पहला स्कूल करने के तख्ते पर यह है कि जो बालक जो होते हैं, छोटे बालक, उसका पहला स्कूल क्या होता है। यानी कि हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार ही होता है। कोई भी बच्चे जब होते हैं, छोटे छोटे बालक जो होते हैं, उसका प्रथम पाठशाला, प्रथम जो विद्यालय जो होता है उसका परिवार होता है और माँ उसकी प्रथम शिक्षिका होती हैं। यानी कि अपने परिवार से ही बालक जो है सबसे पहले सीखना शुरू करता है। यानी कि बालक जो होते अपने परिवार से ही सर्वप्रथम सीखना शुरू करते, वही उसका प्रथम विद्यालय होता है, वही उसका प्रथम स्कूल होता है। अब देखेंगे पाठ 5। इस पाठ 5 में छोटू का घर, यानी कि छोटू नाम का एक लड़का है, उसके घर के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। और यह चित्र के माध्यम से बताया गया है। 4-5 चित्र उसमें दे दिया गया है और बताया गया है कि छोटू का रहन सहन, उसका घर किस प्रकार से होता है। तो इसमें ज्यादा कुछ खास प्रश्न नहीं बनते हैं। अगला हम लोग देखेंगे पाठ 6। पाठ 6 का नाम है खाना अपना अपना। यानी कि सभी व्यक्ति, सभी बच्चे अलग अलग अपना अपना खाना खाते हैं। तो खाना के विविधता को जानने के लिए यह पाठ लाया गया है कि छोटे छोटे बालक जो हैं खाना के बारे में जान सके, समझ सके। तो अलग अलग तरीके से वहां पर बतलाया गया है, काफी रोचक तरीके से। तो इस पाठ से संबंधित एक निकल कर सामने आता है, खाना का नाम है लिंग हु फेन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये बहुत बार पूछा गया है कि लिंग हु फेन क्या है। तो लिंग हु फेन हांगकांग, हांगकांग देश है। हांगकांग के लोग सांप खाना पसंद करते हैं। यानी कि हांगकांग में जो होटल है, उस होटल में सांप के द्वारा एक खाना बनाया जाता है, व्यंजन बनाया जाता है। उस व्यंजन का नाम हांगकांग में सांप द्वारा निर्मित जो भोजन जो है उसका नाम है लिंग हु फेन। यानी कि लिंग हु फेन क्या है? तो सांप के द्वारा निर्मित, यानी कि सांप का भोजन, यानी कि सांप को वो बनाकर वो खाते हैं। अगला है इसमें कि कश्मीर में, देखिए यहाँ पे कश्मीर में सरसों के तेल में मछली तथा गोवा में नारियल के तेल में मछली बनाई जाती है। यहाँ पे 2-3 बच्चे हैं, अलग अलग अपना बात बताते हैं कि हम यहाँ पे हमारा भोजन इस प्रकार से होता है, यहाँ पे मेरा भोजन इस प्रकार से होता है। जैसे कि हांगकांग के एक बालक उसमें फिगर दिया हुआ है, उस फिगर के माध्यम से अपना बतला रहा है। वही कश्मीर में, यहाँ पे कश्मीर में वो बोल रहा है कि हम कश्मीरी हैं, हम वहां पे मछली जो खाते हैं सरसों के तेल में बनाकर खाते हैं। वहीं एक गोवा का लड़का है, वह गोवा का जो है वह बोल रहा है कि हम तो मछली जो बनाते हैं नारियल के तेल में बनाते हैं। यानी कि गोवा में जो मछली बनती है नारियल के तेल में बनाई जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे टैपियोका। यह भी कितना बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। टैपियोका क्या है? टैपियोका केरल में, ठीक है, केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। यानी कि जमीन के नीचे उगाई जाती है और वहां के लोग इसे उबालकर नारियल की करी के साथ खाते हैं। टैपियोका एक भोज्य पदार्थ है जो जमीन के नीचे उगाई जाती है और यह जो इसे उबालकर नारियल की करी के साथ ये लोग उसका सर्व करते हैं, वो लोग खाते हैं टैपियोका। तो टैपियोका याद रखिएगा, टैपियोका केरल में जमीन के नीचे उगाई जाती है।
अब है अगला पाठ 7। पाठ 7 का नाम हो गया बिन बोले बात, यानी कि हम अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उनका अपनी अभिव्यक्ति कैसे व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे है क्या कि बिन बोले बात कैसे समझ लेना। तो यहाँ पर इशारों से बात करना है, जो कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनको इशारों में बातें बतला दी जाती है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे कि मेरी बहन सुन नहीं सकती, ये आपका एक कविता है। मेरी बहन सुन नहीं सकती है एक कविता है, जो कि इसका इंग्लिश में रूपांतरण करके इंग्लिश में ही लाया गया था। वो इंग्लिश में लाने वाले जीन व्हाइट पीटरसन, देखिएगा जीन व्हाइट हाउस पीटरसन के द्वारा एक कविता लिखी गई थी इंग्लिश में। उसी कविता का हिंदी रूपांतरण करते हैं, हिंदी में अनुवाद किए हुए हैं अरविंद गुप्ता। अरविंद गुप्ता ने इस हिंदी रूपांतरण करने के पश्चात उसका नाम रख दिया गया मेरी बहन सुन नहीं सकती है। यह पाठ में दिया हुआ है, यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं वह इशारों में भाव व्यक्त करते हैं। जैसे कि नृत्य के माध्यम से भी देखिएगा, तो नृत्य के माध्यम से जो चेहरे का जो हाव भाव होता है वह मुद्राएं कही जाती है, और उसी के माध्यम से जो दर्शक जो होते हैं वह समझ लेते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे पाठ 8। पाठ 8 देखेंगे अब हम लोग। पंख फैलाए उड़ते जाए। पंख फैलाए उड़ते जाए नाम से ही है कि इसमें विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में चर्चा किया गया है, जो बच्चों को काफी प्रेरित करता है पशु पक्षी के बारे में। यहाँ पर एक पक्षी का नाम है तोता। यह तोता करता क्या है कि मनुष्यों के बोली का नकल करता है, यानी कि तोता पक्षी जो होती है नकल करने में काफी माहिर होती है। यह मनुष्यों की बोली को नकल कर लेता है। मैना, मैना यानी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। ये प्रश्न पूछा भी गया है अभी प्रीवियस ईयर जो आपका सीटेट हुआ था उसमें आपका ये तोता से पूछा था कि निम्न में से कौन सी पक्षी जो है अपनी गर्दन को आगे पीछे करती रहती है। ये मैना हो जाएगी। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। उल्लू वाला भी पूछा था कि उल्लू जो है अपनी गर्दन को काफी पीछे तक घुमा सकता है, यानी कि उल्लू एक पक्षी ऐसा है, एकमात्र पक्षी ऐसा है जो अपनी गर्दन को पीछे की तरफ पूरा घुमा सकता है। तो पीछे की तरफ गर्दन घुमाने वाली पक्षी कौन सी है? उल्लू हो जाएगी। अब है जो पशु, यानी कि जो आपका ये पक्षी जो होते हैं, यह पक्षी के जो पंख जो होते हैं वो पंख किस रूप से उसका कार्य करते हैं, किस रूप से सहायक होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, विभिन्न प्रकार के डिजाइन होते हैं। जो पक्षी के पंख जो होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, जो उनको उड़ने में काफी मदद करता है। पक्षी जो होती है अपने पंख के माध्यम से ही खुले आकाश में उड़ सकते हैं। शरीर को गर्म रखने में भी काफी सहायक होता है। जो पक्षियों के पंख जो होते हैं उनके शरीर को गर्म रखने में सहायक प्रदान करता है। पुराने पंख समय आने पर झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं, यानी कि समय समय पर पक्षियों का जो पंख जो होता है, पुराने पंख झड़ जाते हैं, तत्पश्चात नए पंख आ जाते हैं। अब हम देखेंगे पाठ 9। पाठ 9 में क्या है कि पाठ 9 बादल आए बारिश लाए। इसमें क्या है, यह एक कविता है। इस कविता के माध्यम से बतलाया गया है कि बादल के बारे में और बारिश के बारे में। बादल आए हरीश निगम चकमक एकलव्य कविता से लिया गया है, उसी का ये कुछ हिस्सा है। ये आपका कविता के रूप में लिया गया है। इंद्रधनुष वर्षा होने के बाद दिखाई देता। अक्सर हम लोग देखते हैं जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष हमको देखने को मिलता है, जो काफी मनोहर प्रतीत होता है। अब हम देखेंगे पाठ 10। पाठ 10 है पकाएं एवं खाएं। क्या पकाएं क्या खाएं, तो कैसे पकाने का तरीका क्या होता है। विभिन्न प्रकार के भोजन पकाने का तरीका अलग अलग होता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सही निम्न में से पकाने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पे पकाने का सही तरीका बताया गया है भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर और भांपकर। ये कुछ तरीका बताया गया है कक्षा 3 की किताब में। पाठ नंबर 10 जो है पकाएं खाएं, भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर और भांपकर इस प्रकार भोजन बनाई जाती है। बच्चों को इस तरह से बताना भी है। अगला पाठ हम लोग देखेंगे
पाठ 11 है यहाँ से वहां, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या क्या साधन होती है, इस प्रकार की इसमें चर्चा किया गया है। और यह चर्चा एक कविता के माध्यम से किया गया। वह कविता आपका रेलगाड़ी नाम की एक कविता है। यह कविता हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता है, उसी का कुछ हिस्सा इसमें जोड़ दिया गया है, रेलगाड़ी कविता। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला हम पाठ देखेंगे, पाठ 12 है काम अपने अपने। सभी लोगों का अपना अपना काम होता है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन सभी लोगों का अपना अलग अलग कार्य होता है। सभी कार्य एक दूसरे से कह सकते हैं कि काफी रोचक होते हैं। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, यानी कि प्रत्येक काम अपने आप में विशिष्ट होते हैं। सभी व्यक्तियों का कार्य अलग अलग होता है। छोटे छोटे बालक का कह सकते हैं पढ़ने का काम होता है, बड़े लोग जो होते हैं घर की जिम्मेवारी उठाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हर कोई अपना अपना जिम्मेवारी निभाते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। अगला पाठ हम देखेंगे, पाठ 13 छू कर देखें, यानी कि छू कर देखने का तात्पर्य है कि छू कर समझने का तात्पर्य यहाँ पर है। किसी भी वस्तु को यदि हम नहीं देख पाते हैं तो उस चीज को हम छू कर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। एक बालक था जो कि छोटी अवस्था में जब यह कुछ नुकीले औजारों के साथ खेल रहा था तो उस औजार से उसकी आंखों में चोट लग जाती है। तत्पश्चात उसको आंखों की रोशनी चली जाती है, देख नहीं पाते। चूंकि यह बालक जो है पढ़ने के लिए काफी प्रेरित होते थे, पढ़ने में काफी इनको अच्छा लगता था, तो नई नई तकनीकी अपनाने लगे। चूंकि ये देख नहीं पाते थे फिर बाद में, तो इन्होंने नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेन लिपि, जो काफी महत्वपूर्ण है, ब्रेन लिपि के जनक ये लुईस ब्रेल ही हैं। इनके द्वारा एक लिपि बनाई गई, ब्रेल लिपि, जो नेत्रहीन लोगों के लिए काफी सुविधा होती है पढ़ने के लिए। इसकी शुरुआत लुईस ब्रेल के द्वारा किया गया था। यह जो लिपि जो होती है 6 बिंदुओं पर आधारित, ये महत्वपूर्ण है 6 बिंदु, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि लुई ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन में 2, 4, 6, 8 इस तरह से दिया रहेगा, तो वहां पर हम कह सकते हैं 6 बिंदुओं पर आधारित यह लिपि होती है। अगला पाठ देखेंगे हम, पाठ 14 है कहां से आए किसने पकाए, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कहां कहां से हमें भोजन प्राप्त होता है, भोजन के स्रोत कहां कहां से होते हैं और उसको पकाने का काम कौन करता है। तो यहाँ पर वही चीज दिया कि रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणाएं का अर्थ ये होता है कि लड़का लड़की में भेद करना है, कि लड़का का काम ये है, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, लड़कियों का काम ये है, लड़के इस काम को नहीं कर सकते, यानी कि बंटवारा। तो इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाएं चली आ रही है प्राचीन समयों से। तो कक्ष में इस प्रकार के जो रूढ़िबद्ध धारणाएं जो होती है, शिक्षक महोदय के द्वारा संवेदनशील मुद्दे को सही तरीके से प्रदर्शित करना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जानवरों से प्राप्त भोज्य पदार्थ, यानी कौन कौन से चीज जो है हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि मछली देख सकते हैं, अंडा, मांस, पनीर, दूध, ये सब हमें जानवर से प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे बच्चे काफी आकर्षित होते हैं इस चीज की जानकारी के लिए। यहाँ पे अब हम देखेंगे पौधे से प्राप्त हमें क्या क्या होता है। पौधे से आपको चावल प्राप्त होता है, दाल प्राप्त होता है, सब्जी प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त होते हैं। चूंकि ये कक्षा 3 के लिए, तो इसीलिए छोटे छोटे शब्दों का यहाँ पे चयन किया गया है। अब देखेंगे इसमें कि और भी भोज्य पदार्थ है। कचनार के फूल हमेशा पूछा जाता है, कचनार के फूल, सहजन की फली, कमल ककड़ी तथा कटहल भोजन का हिस्सा है। इसको भी भोजन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अगला पाठ है पाठ 15, आओ बनाए बर्तन, यानी कि बर्तन बनाए कैसे। तो ये बर्तन बनाए कैसे एक कविता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस पाठ में अन्नपूर्णा सिंह द्वारा भोजपुरी में ये रचित एक आपका कविता था, उसी का हिंदी रूपांतरण करके ये कविता लाया गया है, आओ बनाए बर्तन। अगला पाठ है पाठ 16, खेल खेल में, यानी कि विभिन्न प्रकार के खेल के माध्यम से बालक बहुत कुछ सीख सकते हैं, बालक बहुत कुछ सीखते भी हैं खेल खेल में। यहाँ पे अलग अलग खेल का नाम दिया गया है, जैसे कि स्टापू, एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा, कंचा, शतरंज। इस प्रकार के खेल के माध्यम से बालक में देखिएगा रोचकता उत्पन्न होती है, बालक काफी क्रियाशील हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खेल खेलकर वो सीखते हैं, समझते हैं। अगला पाठ देखेंगे, अब हम लोग पाठ 17 देखेंगे। पाठ 17 में आपका दिया हुआ है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है पाठ 17 का नाम है। इस पाठ में चिट्ठी
के बारे में चर्चा किया गया। चिट्ठी संचार का एक माध्यम है। प्राचीन समय से हम देखते आ रहे हैं कि चिट्ठी के माध्यम से हम अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या फिर कह सकते हैं कि संचार के माध्यम के रूप में इसका हम प्रयोग करते आ रहे हैं। अभी भी इसका प्रयोग हो रहा है, हालांकि पहले इसका ज़्यादा प्रयोग हो रहा था, अभी कम हो रहा है। लेकिन बच्चों को अगर देखा जाए तो बच्चों को चिट्ठी के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए कक्ष में पत्र लेखन, यानी कि पत्र लेखन के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, वह बच्चे चिट्ठी लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, इसके महत्व को समझ सकते हैं। पुराने जमाने में अगर कह सकते हैं कि पुराने जमाने के बारे में यदि आपको जानकारी प्राप्त करना है या फिर बच्चों को जानकारी देना है तो इसका महत्वपूर्ण एक स्रोत आपका बुजुर्ग होती है। ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि पुराने जमाने के बारे में जानकारी एकत्र करने का निम्न में से कौन सा एक स्रोत है, तो उसमें बुजुर्ग एक ऑप्शन दे के रखा हुआ था। तो बुजुर्ग लोग यानी कि हमारे घर में जो बड़े हमारे माता पिता या फिर कह सकते दादा दादी होते हैं, वह प्राचीन समय के बारे में अच्छा जानकारी रखते हैं, उनसे बच्चे आसानी से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्राचीन समय की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है बुजुर्ग लोगों से। संचार के अन्य माध्यम है जैसे कि मोबाइल फोन, अभी वर्तमान में ईमेल, फैक्स इत्यादि और भी है बहुत सारे जो संचार का माध्यम का काम करते हैं। अब देखेंगे हम लोग पाठ 18, ऐसे भी होते हैं घर, यानी कि विभिन्न प्रकार के घर के बारे में चर्चा किया गया। अलग अलग स्थान पे किस किस प्रकार के घर होते हैं इसके बारे में जानकारी इस पाठ में किया गया है कि तरह तरह के स्थानों पर कैसे कैसे प्रकार के घर होते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां होती है उस घर के लिए, इसमें चर्चा किया गया। जैसे कि आपका असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाकों में के घरों के बारे में चर्चा किया गया है, यानी कि इन सब इलाकों में किस प्रकार के घर होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इससे संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे असम के यानी असम राज्य के मोलन गांव के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। परीक्षा में पूछा भी गया है कि उस गांव के बहुत यानी इस गांव में बहुत बारिश होती है तथा घर जो है घर जमीन से 10 से 12 फुट, याद रखिएगा 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। यानी कि असम का एक गांव मोलन है जो कि वहां पर अत्यधिक वर्षा होते रहती है। तत्पश्चात होता क्या है, वहां के जो घर जो बने होते हैं जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं, मजबूत बांस के खंभों पर वो टिका हुआ रहता है और वह लकड़ी का घर बना हुआ रहता है। असम के गांव की एक घर है, उस घर की ये विशेषता है, इस प्रकार से पूछा जाता है। अब आगे देखेंगे मनाली पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका है। यहाँ पर वहाँ पर भी बहुत बारिश होती है, बर्फबारी होते रहती है। तो वहाँ का मकान कैसा बनता है, वहाँ का मकान पत्थर या फिर लकड़ी के बने होते हैं। ये विशेषताएं मनाली पहाड़ी इलाका क्षेत्र के घरों की होती है। अगला देखेंगे हम इसमें राजस्थान में किस प्रकार के घर होते हैं। चूंकि आपको पता होगा कि राजस्थान में बहुत ही कम बारिश होते रहती है, हमेशा वहां पे कह सकते हैं गर्मी ज्यादा पड़ते रहती है। तो इस प्रकार वहां के जो लोग जो होते हैं अपने घर मिट्टी के घर के बने हुए रहते हैं, यानी कि वहां का घर जो बना हुआ रहता है मिट्टी का बना रहता है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और उस मोटी दीवार को लीप पोत कर सुंदर चित्र बना दिया जाता है और घरे की छतें कंटीली झाड़ियों की बनी हुई होती है। ये राजस्थान के घर की विशेषताएं होती है। मिट्टी का घर बना हुआ रहता है, लिप पोत देते हैं, डिजाइनिंग बना देते हैं, मोटी परतें होती हैं, इस प्रकार हम देखते हैं। अगला देखेंगे इसमें कि जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। वहां पर हाउस बोट यानी कि जो नाव जो है उस नाव के ऊपर ही एक प्रकार का घर रूपा मतलब एक प्रकार से घर बना दिया जाता है छोटा सा, और उसमें लोग यात्रा करते हैं। शिकारा या फिर चार चिनारी, बर्फ का घर जिसको इग्लू कहा जाता है, डल झील, ये सब जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं। अगला पाठ है पाठ 19, हमारे साथी जानवर। यानी कि हमारे साथी जानवर का अर्थ यहाँ पे है कि छोटे छोटे बालकों के लिए देखिएगा जानवर एक दोस्त की भांति कार्य करते, एक दोस्त की तरह वो लोग रहते हैं। यानी कि जानवरों को पालना, उनकी देखभाल करना, इससे क्या होगा कि बच्चों में जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित होते रहती है। यानी कि यदि बच्चे पेड़ पौधे से तो जुड़े रहते हैं, साथ ही साथ वो देखिएगा कि जानवरों से भी काफी अत्यधिक लगाव रखते हैं, जिससे क्या होगा कि जानवरों के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता जो होती है वह विकसित होती है, जुड़ने का काम करते हैं। तो इसीलिए बच्चों को जानवर के प्रति लगाव विकसित करते रहना चाहिए। कुछ जानवर का नाम है जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी और भी इत्यादि हैं जो कि पालतू जानवर होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि बच्चों में एक और अच्छी आदत विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, पक्षियों के लिए प्याऊ बनाते हैं।
यानी कि प्याऊ क्या होता है कि गर्मी के दिनों में देखिएगा कि पानी की बहुत कमी हो जाती है, मनुष्य के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए, सभी के लिए पानी के स्रोत जो होते हैं सूख जाते हैं, कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो इसके लिए होता है क्या है कि हम अपने घरों के ऊपर प्याऊ का व्यवस्था कर सकते हैं। एक छोटा सा बर्तन हो, उसमें पानी डालकर छत पर हम रख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पेड़ की टहनियों पर टांग कर रख सकते हैं, ताकि पशु पक्षी आए और उस पानी को वो पी सकें, अपने प्यास बुझा सके। तो इसलिए बच्चों को प्याऊ बनाने के लिए, प्याऊ लगाने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। अगला पाठ है बूंद बूंद से। नाम से ही है बूंद बूंद से, यानी कि पानी के बूंद बूंद से। पानी के बूंद के बारे में बात करेंगे। बज्जू गांव जो कि राजस्थान में स्थित है, यह गांव चारों तरफ से रेत ही रेत से घिरा हुआ है और गर्मियों में बावड़ी सूख जाती है, इसलिए पानी का संरक्षण करना चाहिए। देखिए चूंकि यहाँ पर राजस्थान की बात कही गई है कि राजस्थान हमको पता होगा कि रेतीले इलाका होते, काफी वहाँ पे बालू ही बालू हैं। तो उस गांव में एक गांव है, यानी कि वहाँ पे बज्जू गांव है। यह बज्जू गांव जो है काफी रेतीले इलाका में स्थित है, यानी कि जब वहां पे बारिश तो होती है नहीं, तो चूंकि सूखा पड़ा हुआ रहता है। बावड़ी क्या होता है, वहां पर पानी एकत्रित करके कुआं नुमा रहता है, उसमें पानी एकत्रित होता है, जो कि समय पर जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो सूख जाता है। तो वहां के लोग करते क्या है कि पानी का संरक्षण करते हैं, कि ताकि पानी को बचा कर रखा जाए और सही समय आने पर उसका और भी संरक्षण किया जाए और उसका प्रयोग किया जाए। ये पानी संरक्षण के बारे में, और बच्चों को जल संरक्षण या फिर पानी संरक्षण के बारे में हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए। अगला पाठ देखेंगे हम, पाठ 21 है। पाठ 21 में लिखा हुआ है तरह तरह के परिवार, यानी कि सभी व्यक्ति, सभी बालक, सभी जो होते हैं कोई ना कोई परिवार से संबंधित रखते हैं, किसी ना किसी परिवार से आते रहते हैं। तो यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से बतलाया गया है कि तरह तरह के परिवार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे कुछ पात्र हैं, सीतम्मा, तारा, तोताराम, कृष्णा और कावेरी के परिवार के बारे में चर्चा किया गया है इस पाठ में, पाठ 21 में, यानी कि तरह तरह के परिवार में। परिवार में हम करते क्या है, परिवार में सब लोग साथ रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का देखभाल करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ टीवी देखते हैं, हर प्रकार के क्रियाकलाप परिवार में रहकर करते हैं, और बहुत सारे बातों को सीखने समझने को मिलता है बच्चों को इस परिवार के माध्यम से। यहाँ पे जो प्रश्न बनता है पाठ 18 से बहुत सारा प्रश्न बनता है, पूछता है, घर की विशेषताएं दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि किस राज्य से संबंधित है या फिर किस स्थान से ये संबंधित घर के बारे में पूछा गया है। तो इस तरह से हम लोग जानकारी रखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से। पाठ 22 देखेंगे दायां और बायां। दायां बायां में बच्चों को दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे की जानकारी दी जाती है, यानी कि बालक को सही दिशा में जाने के लिए दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके से क्या होता है कि सड़क पर चलते समय बालक सही दिशा निर्देश, यानी कि सही दाएं बाएं की समझ विकसित रहेगा, तभी वो जाके आसानी से, यानी कह सकते हैं कि दुर्घटना से बच सकते हैं। इसकी समझ विकसित करने के लिए इस अध्याय में दाएं बाएं की समझ विकसित की गई है। नक्शा क्या होता है, किसी चित्र का छोटा रूप होता है। कोई भी अगर बड़ा चित्र है, उस चित्र को यदि हमको प्रदर्शित करना होता है, कह सकते हैं पुस्तक में या फिर कह सकते हैं कि छोटे पेज पर, तो हमें नक्शा के माध्यम से, उस चित्र के माध्यम से, यानी कि उस चित्र को दर्शाया जाता है, नक्शा बोला जाता है। पाठ 23 देखेंगे। पाठ 23 में कपड़ा सजा कैसे। अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के हम कपड़े को देखते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहर कपड़ा होता है। उस कपड़े में जो भी डिजाइनिंग होते हैं, उस डिजाइनिंग को कैसे सजा है, इसकी बात की जानकारी इस पाठ के माध्यम से बच्चों को कराई जाती है। क्योंकि हमारी पारंपरिक कला भी होती है, जैसे कि बच्चों को कागज की बुनाई या फिर कह सकते कपड़ों पर छपाई करना सिखाना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि हमारी प्राचीन समय से जो चली आ रही पारंपरिक कला जो है, उस कला को बढ़ावा देता है, बालक उस कला को समझ सके। जैसे में इसमें हम करवा सकते हैं क्या कि दुपट्टे के ऊपर सुंदर कढ़ाई करना, या फिर उस पर छोटे छोटे गोल गोल जो शीशा आते हैं उसको लगाना, चिपकाना। इस प्रकार के क्रियाकलाप के माध्यम से बालक में पारंपरिक कला का विकसित किया जा सकता है। अगला पाठ है पाठ 24 जीवन का जाल। अब यह अंतिम पाठ है कक्षा 3 की जो किताब जो है NCERT की EVS की पर्यावरण अध्ययन की, उस किताब का अंतिम पाठ 24 है जीवन का जाल। इस पाठ में क्या है कि इसके पीछे वाले जितने हम पाठ पढ़े हुए हैं उस पाठ का इसमें निचोड़ डाला गया है। यानी कि लकड़ी जो है, लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, जो पेड़ से मिलती है। लकड़ी हमें पेड़ से प्राप्त होती है। ईंट कहाँ से प्राप्त होती है, तो ईंट जो बनता है पानी और मिट्टी दोनों के संयोग से
आपका ईंट बनाया जाता है। अब बचा मिट्टी, मिट्टी कहाँ से मिलती है? तो मिट्टी हमें जमीन से मिलती है। पानी, पानी का स्रोत यानी पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? पानी नदी से, तालाब से, कुएं से या फिर बारिश से मिलता है। इस प्रकार हम पानी का प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के जो चीजें, जो वस्तुएं मिलती है, वो सारे वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उन सभी को हम जाल कहते हैं। उन सभी को हम यहाँ पे जाल कहेंगे। जाल बच्चों को परस्पर निर्भरता की समझ विकसित दर्शाता है। अर्थात कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो वस्तु जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। सभी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण वो सब वस्तुएं होती हैं। उस समझ को विकसित करने के लिए यहाँ पर इस अध्याय के माध्यम से बतलाया गया है। इस प्रकार हम लोगों ने कक्षा 3 की एवीएस की यानी पर्यावरण अध्ययन की किताब जो है उसको समझने का यहाँ पे हम प्रयास किए। इसके बाद अब कक्षा 4 का हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद कक्षा 5 का हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग करके यदि तीनों पढ़ लिया जाए तो ईवीएस का कंप्लीट हो जाएगा 15 नंबर का। अब रहा शिक्षा शास्त्र, तो शिक्षा शास्त्र के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अभी सिर्फ इसमें हम लोग पर्यावरण के पाठ्य पुस्तक को देखे हुए हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।